तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कैलकुलेट करना है फॉर एन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसे रखा जाता है एक मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है और इसकी पावर जो है -5 डायोप्टर है। तो आपको जो पावर दिया है, पावर फिगर दिया है, इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे as we know that power P is equal to 1/f। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं और इस इन मीटर और इसे लिख सकते हैं 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। So I can write focal length in centimeter is equal to 1/100/p। तो आ जाएगा आपके पास 100/-5 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और एक इक्वी कॉन्केव लेंस का जो है डायग्राम आप बना सकते हैं और आप यहाँ पे लगा सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अप्लाइंग लेंस मेकर फार्मूला, अप्लाइंग लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आपको ये मिल जाता है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 और ये मिलेगा आपके पास 1/r1 - 1/r2। एक्सक्यूज मी, 1/r1 - 1/r2। इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब बारी आती है इन सारी टर्म्स को यहाँ पे पुट करने की। सो फोकस आपको दिया है, फोकल लेंथ दिया है -20। तो यहाँ लिखेंगे आप 1/-20 इज इक्वल टू फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5। सो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.4 - 1 आ जाएगा आपके पास। ये वाला जो r है नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इक्वी कॉन्केव है तो दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होंगे। तो -1/r माइनस ऑफ 1/r। तो ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/14 और ये मिलेगा आपके पास -2/r। ये मिलेगा आपके पास -1/20। सो माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये 7 टाइम्स r आपको मिल जाएगा 20/7 सेंटीमीटर। सो 20/7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस लेंस के जो है दीवार है, जो लेंस की लेंस जिस कर्व्ड पार्ट से बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20/7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.6 इन एयर है और कैलकुलेट करना है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4√2/5। तो यहाँ पे हमें एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया है कितना है 1.6 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग का वो दिया है आपको 4√2 डिवाइडेड बाय 5। आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम डेविएशन कितना होगा, बस यही पूछा है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा और कोई जानकारी आपको नहीं दी गई है। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला तलाश करेंगे जिसमें डेल्टा मिनिमम आता हो, जिसमें आता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिसमें आता हो क्या, बस इसमें इतना ही आता हो। डेल्टा मिनिमम और म्यू को रिलेट करने वाला फॉर्मूला और इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है तो मैं कह सकता हूं कि ये 60 डिग्री होने वाला है। तो जिसमें आपको ए एंगल दिया हो, आई थिंक सब लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। यदि आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है ढंग से तो आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। जब प्रिज्म पढ़ाया था तो आपको बताया भी था हमने अपने लेक्चर्स में, ठीक। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पुट करना है यहाँ पे। लेकिन जो म्यू था, हमने जब ये डेरिवेशन किया था तब हमने बाहर सराउंडिंग में एयर अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे हम इस म्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं म्यू ऑफ द प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग। म्यू सराउंडिंग से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यू प्रिज्म कितना है आपके पास, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 डिवाइडेड बाय 4√2 इंटू 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम दिया है नहीं, तो डेल्टा मिनिमम को डेल्टा मिनिमम रहने देंगे। ए जो है वो 60 डिग्री है, इसे π/3 लिख सकता हूँ, π/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/3 डिवाइडेड बाय 2। सो π/3 डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा π/6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास 348 8 बन जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा आपके पास 8/4√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/6। साइन π/6 इज 1/2, 1/2 जब यहाँ जाएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको मिलता है 1/√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस होल थिंग डेल्टा मिनिमम प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस साइन का कुछ एंगल जो है 1/√2 के बराबर है, 1/√2 होता है साइन 45, तो इसे आप लिख देंगे इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, यानी कि π/4 लिख सकते हैं। तो π/4 और इसको आप इक्वेट कर देंगे तो डेल्टा मिनिमम प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू π/4, तो ये 2 से हट जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा आपके पास π/2, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू π/2 माइनस π/3 इज इक्वल टू π/6। तो आपका आंसर डेल्टा मिनिमम की वैल्यू π/6 मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे, आपको पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इमर्ज जो है, एंगल ऑफ इमर्जन जो है वो कितना है, तो ये भी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। हम जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन स्टेट में आई की वैल्यू जो है ई के बराबर होती है, और डेल्टा मिनिमम जो होता है उसका फॉर्मूला 2i माइनस ए के बराबर भी होता है। आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, ए की वैल्यू जो है R1 प्लस R2 के बराबर आप जानते ही हैं, और R1 और R2 जो है आपस में बराबर होते हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 यहाँ पे होता है। तो एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, तीसरा रिलेशन ये है, तो कोई भी चीज़ आपसे आगे पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग हाउ अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स बाय 90 डिग्री आफ्टर पासिंग थ्रू अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहले हम पहला वाला पार्ट करते हैं जिसमें दिया है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये क्या होता है, पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो जब लाइट जो है, लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना ये एक मैंडेटरी कंडीशन है, ये आवश्यक है। डेंसर से रेयरर में ही आपको ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम ये बात जानते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। नॉर्मल से अवे, जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते नहीं, लेकिन बेंड हो जाती है नॉर्मल से अवे, इस नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो यदि हम इस एंगल को चेंज कर देते हैं और एक ऐसा एंगल ले आते हैं जिस एंगल पर जो लाइट है वो ग्रेज कर जाती है, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाती है, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, जब एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि लाइट जो है अब वो वापस इसी मीडियम में लौट आती है, और जितना ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब भी हम डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट को ले जाते हैं, लाइट जब जाती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो एक आपके पास सर्टेन एंगल होता है जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और यदि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट वापस डेंसर मीडियम में जो है लौट आती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, और इस फिनोमेना को ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लाइट हमारी जो है लौट आती है।
इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप C की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दैट म्यू ऑफ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, म्यू ऑफ रेयरर मीडियम इनटू साइन 90। तो यहाँ से आपको मिल जाता है C इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डेंसर मीडियम। ये आपको क्रिटिकल एंगल मिलता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो TIR हो जाता है, TIR हो जाता है। अब दूसरे पार्ट में दिया है कि हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है आइसोसेलेस, यानी कि दो जो साइड हैं, दो जो फेस हैं वो आपस में बराबर हैं। तो आपको बताना है कि आपको दिखाना है बेसिकली कि वो 90 डिग्री से डेविएट कर देता है लाइट को। तो एक प्रिज्म यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरीके से। ये एंगल 90 है, ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 90 है, राइट एंगल दिया है, और ये 45 ही होंगे। अब मान लीजिए कोई लाइट जो है इस तरीके से आती है, इसको नाम दे देते हैं ABC। अब इस फेस पर जब ये पड़ेगी तो लाइट नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो रिफ्रैक्शन के बाद भी ये 0 डिग्री एंगल बनाने वाली है। इसका मतलब जैसे आई थी सीधी आर पार हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी रिफ्रैक्शन की बात करते हैं और लाइट एकदम परपेंडिकुलर आती है सरफेस के परपेंडिकुलर आती है तो वो उसको भेद देती है, उससे सीधी निकल जाती है, डेविएट नहीं होती है। और यदि यहाँ पे एक मिरर की बात कर रहे होते, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते, तो लाइट जो है सीधी जाती है लेकिन वापस इसी मीडियम में चली जाती है। रिफ्रैक्शन में दूसरी पार जाएगी, रिफ्लेक्शन में एक ही पार रहेगी, और यदि सीधी आती है सरफेस के परपेंडिकुलर आती है तो बिना डेविएशन के जाती है। अब ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और मैं इस वाले फेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है 45 डिग्री, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस फेस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये ज्योमेट्री से हमने बता दिया। अब यदि मैं कह देता हूं कि ये 45 डिग्री जो है ये ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइट की किरण है, लाइट की जो रे है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने वाली है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इफ 45 डिग्री या π/4 इज ग्रेटर देन C, देन लाइट विल रिफ्लेक्ट। तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगी, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। तो इस नॉर्मल से 45 डिग्री बनाएगी, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री बनाएगी, तो लाइट ऐसे चली जाएगी 90 डिग्री बनाएगी। ये 45 है तो टोटल एंगल 90 हो गया। और यही हमें बताना था कि लाइट को 90 डिग्री कैसे बेंड किया जा सकता है एक आइसोसेलेस प्रिज्म के द्वारा। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा उस क्रिटिकल एंगल को आप छोटा रखिए 45 डिग्री से, तो हमारा काम बन जाएगा। आप 45 डिग्री से छोटा कैसे रखें कि मान लीजिए बाहर है एयर और यहाँ है कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो यहाँ पे हम C की वैल्यू लिख सकते हैं। C कितना आ जाएगा आपके पास? साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन C। तो साइन 45 होता है 1/√2 और ये आ जाएगा आपके पास 1/μ। तो यहाँ से आप बता सकते हैं म्यू शुड बी लेस देन √2। ये कंडीशन इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए इस प्रिज्म का, तब जाके हमारी जो लाइट है 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है स्टेट with the help of a ray diagram the working principle of optical fiber, write one important use of optical fiber। optical fiber का आपको यूज बताना है और आपको डायग्राम से समझाना है।
तो मैं इसका लेटेस्ट एप्लीकेशन आपको बताता हूँ कि यदि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और आपके घर में जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर जो है लगा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ही थिन जो है एक वायर वो इस्तेमाल करते हैं वाइट कलर का, और वो वाइट कलर का वायर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली सिग्नल जो है ट्रैवल होता है। पहले हम लैन केबल का इस्तेमाल करते थे जिसमें एक मोटा सा वायर होता था और उससे हम डेटा का ट्रांसमिशन करते थे, और अब जो है ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और वो हीट इतना नहीं होता है और उसमें ऑफ कोर्स लॉसेस कम हैं, इसलिए उसको हीट नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो ज़्यादा एफिशिएंटली सिग्नल जो है, एफिशिएंटली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, हमारा इंटरनेट जो है फास्ट हो जाता है। अब ये बना कैसे होता है ये देखिए आप, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, और मैं एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ आपको ऑप्टिकल फाइबर का। ये इस तरीके से होता है, ठीक, ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, ये इसका एक्सिस होता है, ये इसका एक्सिस है। ये जो थिकनेस है बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे क्लैडिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लैडिंग इसे कहा जाता है। और ये जो मिडिल पार्ट है इसे कोर कहा जाता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि μ1 मान लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेता हूँ, इसका क्लैडिंग का μ2 मान लेते हैं, इसका क्लैडिंग का μ2 है। सो μ1 जो है वो होता है डेंसर और μ2 जो है होता है रेयरर, यानी μ1 की वैल्यू ज़्यादा होती है μ2 से। अब कैसे ये काम करता है देखिए कि मान लीजिए एक लाइट जो है मैं यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहा हूँ और ये इस फेस पर जो है पड़ रही है, इस फेस पर लाइट पड़ रही है, तो ये नॉर्मल हुआ आपका, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये अंदर चला जाता है ऑप्टिकल फाइबर के, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये पड़ जाता है इस तरीके से, नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है R1। अब ये लाइट जो है ऐसे पड़ती है कि अब इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो लाइट कुछ इस तरह से पड़ती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस नॉर्मल के साथ जो एंगल अब बन रहा है, जितना एंगल आई था उतना ही एंगल आई ये है, उतना एंगल आई है तो उतना एंगल आई है, ये अभी भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट रे। अब लाइट रे यहाँ पड़ी, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, अगेन आई इज स्टिल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल सी, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होते होते जो है TIR होते होते जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। ठीक, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं JEE एडवांस में, सेम यही कैलकुलेशन पे। ठीक है, JEE मेंस में भी आते हैं और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे जो कोर है और यहाँ पे क्लैडिंग है, यहाँ पे TIR हो रहा है। TIR का कारण क्यों है कि डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।